साल 2025 बाजार के लिए किसी भी मायने में रोलर कोस्टर से कम साबित नहीं हुआ है। टैरिफ डील के लंबे इंतजार के बाद शेयर बाजार हो, सोना चांदी हो, एफआईआईज हो, डीआईज हो या फिर हमारा रुपया हो, सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर रिकॉर्ड बनाया है या बनाते जा रहे हैं। अब फिर चाहे वो तेजी का रिकॉर्ड हो या फिर मंदी का। सरकार ने इकोनॉमी को जीएसटी कट का बूस्टर डोज दिया तो आरबीआई ने भी ग्रोथ बढ़ाने में किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इन सब के बीच बाजार ने हमें क्या कुछ सिखाया है और साल 2025 के लेसन से हमें साल 2026 यानी कि नए साल के लिए क्या कुछ सीखना है, इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश 2025 की पाठशाला। और ये सारे लेसन समझाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत ही एक्सटेंसिव लिस्ट थी सर, बहुत एक्सटेंसिव था ये। लेकिन सर इससे पहले कि हम लेसन्स की तरफ बढ़ें आगे के, मुझे ये बताइए कि इस साल 2025 की बाजार की बड़ी थीम्स कौन सी रही? देखिए, बड़ी थीम्स सबसे पूरे साल भर जो जिनके दम पर बाजार ऊपर नीचे रहा, जिसका बाजार पर काफ़ी असर पड़ा। सबसे पहला तो ये था कि किसी ने सोचा नहीं था साल की शुरुआत में जब टैरिफ को लेकर बातें चल रही थी कि टैरिफ लगेगा, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लगेगा। सिर्फ 2 देश ऐसे होंगे जिन पर 50% टैरिफ। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी थीम तो यही थी, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके बाद एफआईएस की बिकवाली लगातार जारी रही, लगभग 3 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर गए। फिर उसके बाद घरेलू फंड्स पे आइए, आप सोच नहीं सकते उतना खरीदा है। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से होती हुई दिखी है। ये एक बड़ा फिगर है जो आता हुआ दिखा है। इस साल सोने में 70% और चांदी में 145% की गजब की तेजी होती दिखी है। थोड़े थोड़े रिटर्न्स और 31 दिसंबर तक ये बढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी यहाँ पर होती दिखी है। कच्चा तेल इस साल सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा। 18% ब्रेंट क्रूड के दाम यहाँ पर कम होते हुए दिखे। आरबीआई ने गजब की कटौती की ब्याज दरों में, 1.25% का बड़ा कट आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। ये बहुत बड़ा था, बहुत एग्रेसिव प्रोग्रेसिव भी माना जाएगा। टैरिफ का मुकाबला करने के लिए जीएसटी की दरों में भारी कटौती की सरकार ने, उसका भी असर दिखाया है। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं, लोअर लेवल पर कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश। लेकिन हम भले ही ज़्यादा कमा ना पाए हों मार्केट में, लेकिन अमेरिका में भरपूर तेजी बनी है। लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनाते हुए दिखे अमेरिकी बाजार। डाउ 15%, नैस्डैक 22%, S&P 18% इस साल मजबूत रहा। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स कह सकते हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। और आखिर में एक और बड़ी थीम जो रही वो डॉलर की कमजोरी, जिसकी वजह से कॉपर, एल्यूमिनियम और बाकी मेटल्स में ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। हाँ, इन सब के साथ ये भी डॉलर की कमजोरी के साथ आप रुपया भी लाइफ लो बनाता हुआ नजर आया। एक ये भी आप बाजार की बड़ी थीम के साथ रख सकते हैं। सर बेशक अब साल 2025 को मान के चले कि बड़ा रोलर कोस्टर रहा है, बहुत सीसॉ रहा है, बड़ा असमंजस वाला माहौल था, लेकिन सर बड़ा पैसा भी बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ कहाँ बना है? तो बड़ा पैसा ने यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी थीम्स जो थी उनमें बनाया। सबसे बड़ी थीम थी कच्चे तेल की गिरावट, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे तेल के दाम, और इस साल कच्चे तेल के दाम ब्रेंट क्रूड में 18% घट कर आए हैं। और हाई से टॉप से गिनेंगे तो लगभग 22%, $76-77 के आसपास का टॉप बनाया था कच्चे तेल ने। वहाँ से गिनेंगे तो 22% के आसपास कच्चे तेल के दाम में घटे हैं। तो कच्चे तेल के दाम से जिन कंपनियों को फ़ायदा होता है, पेंट्स, एविएशन और तेल कंपनियाँ, इनको बड़ा फ़ायदा हुआ। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद में और सस्ते वैल्यूएशन से एनबीएफसी शेयरों को जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला। लगभग 34% का रिटर्न एनबीएफसी शेयरों में इस इंडेक्स में आता दिखा। इकोनॉमी की मजबूती का फायदा सरकारी बैंकों ने उठाया। पीएसयू बैंक इंडेक्स 27% चढ़कर बंद हुआ है। मेटल्स में ग्लोबली तेजी रही, जबरदस्त तेजी रही। डॉलर की कमजोरी की वजह से भी और मांग की वजह से भी मेटल माइनिंग इंडेक्स इस साल 18% बढ़कर आया है। जीएसटी कट से ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भरपूर तेजी बनी है। 25% का फायदा ये इंडेक्स देकर आया है। तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ये साल पूरा कुछ हुआ नहीं। इंडेक्स वहीं का वहीं 14 महीने के बाद लाइफ हाई पर पहुंचा है। लेकिन जहां देखिए, जहां पैसा बना वहां जमकर बना। और इस साल की शुरुआत से ही हम एनबीएफसी पर बुलिश थे, बैंक्स पर बुलिश थे, ऑटो पर बुलिश थे, और साथ ही साथ क्रूड वाली थीम पर हम बेहद बुलिश थे। और ये सारी थीम बढ़िया काम करके देखी गई है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों का भी रिवीजन करा ले। वैसे तो आप लीडर को फॉलो करते ही हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि साल की शुरुआत में आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस रिसर्च करके ये बैंकिंग, एनबीएफसी, कच्चे तेल की जो थीम हमने सामने आपके रखी, इसमें आपने इस उतार चढ़ाव में भी मोटा पैसा कमाया है। ये साल कच्चा तेल $55 से $60 की रेंज में घट सकता है। और ये अगर ये $55 से $60 की रेंज में घटता है तो जो क्रूड कंज्यूम करने वाली कंपनियां हैं
उनकी कॉस्ट घटेगी, उनके मार्जिन बढ़ेंगे, उनको बड़ा फायदा होगा। हर साल 2-3 एनबीएफसीज ऐसी होती है जो साल 2 साल में डबल होती है और हर साल उसमें एक कुछ नया और बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी होती है। अगले 6 महीने में निवेश का बहुत बढ़िया मौका देगा, तो आराम से लीजिए। बैंक्स, पीटे हुए बैंक्स और एनबीएफसी इतने दिनों से सुस्त, इनका समय आ सकता है। चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि कहाँ कहाँ इस साल पैसा बना है, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट में क्या कुछ हुआ ये भी समझने की जरूरत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एफआईज ने इस बार बहुत रुलाया है। हम लोग रोज सुबह उठते थे और ये देखते थे कि इन्होंने कितना खरीदा है, कितना बेचा है। क्या लग रहा है, इनकी जो एक बादशाहत थी वो खत्म हो गई है? देखिए, इनकी बादशाह से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि भारत के इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा दमखम दिखाया है। हाँ, ये सही। हमारे इन्वेस्टर्स ने एफआईज की बड़ी बिकवाली का मुकाबला जमकर किया है। एफआईज ने करीबन करीबन 3 लाख करोड़ की बिकवाली की है। सामने 7,70,000 करोड़ की बिकवाली खरीदारी लोकल फंड्स ने की है। अब मजे की बात देखिए नेहा, यहाँ पर जी। डीआईज ने एफआईज के मुकाबले में 2 गुना से ज़्यादा खरीदा है। हम्म, ये 3 लाख करोड़ से कम बेचे, वो पौने मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा खरीदा है, एक तरह से आप मान लीजिए। उसके बावजूद मार्केट में तेजी नहीं हुई। सही बात। पैसा तो पैसा है, कोई भी खरीदे, कायदे से तेजी होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? ये अगली लाइन में प्रोमोटर्स ने बेचा है, पी फंड्स ने बेचा है, क्यूआईपीज आए हैं, आईपीओज आए हैं, सारा का सारा पैसा तो उधर जा रहा है। सही तो बात। सेकेंडरी मार्केट में जितनी खरीदारी जो होनी चाहिए वो कम हुई, इस वजह से यहाँ मामला थोड़ा सा ढीला रहा। लेकिन इसके साथ ही आप देखें तो घरेलू इन्वेस्टर्स का भरोसा बाजार पर काफ़ी तेजी से बढ़ा भी है। घरेलू इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड में, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं की। 19% के आसपास की ग्रोथ के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 80 लाख करोड़ के पार निकल गया। 81 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है, 81 लाख करोड़। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ 80 लाख, करीबन करीबन आप समझिए 16% की ग्रोथ यहाँ आ गई। 15% की बढ़त डीमेट अकाउंट में दिखी है, 21 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। 33% की बढ़त ट्रेडिंग अकाउंट में दिखी है, 18 करोड़ से 24 करोड़। परसेंटेज में 6 करोड़ डीमेट अकाउंट बढ़ गए एक साल में। बिल्कुल। जबकि इस साल तो मार्केट में तेजी का माहौल नहीं था, उसके बावजूद ये हाल है। तो घरेलू इन्वेस्टर्स जमकर अब इक्विटी मार्केट की तरफ लौट आए हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। चलिए, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं टर्न अराउंड देखने को मिला है कि इतने मुश्किलों के माहौल में जब एफआईआईज ने साथ नहीं दिया, तब घरेलू निवेशकों ने अपनी स्ट्रेंथ को जाना है। लेकिन सर, आरबीआई, इन्होंने जिस तरह का कदम उठाया, हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी सिस्टम के लिए। लेकिन इस बार इनकी पॉलिसी में कुछ अग्रेशन, कुछ हटके बनता हुआ दिखाई दिया है। आपने क्या नोटिस किया? देखिए, कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिहाज से अगर मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना हो या हाँ। फिर मतलब इस तरह की कोई उपाधि देनी हो, जी। तो आरबीआई गवर्नर साहब ही, संजय मल्होत्रा साहब, उन्होंने जो इस साल काम किया है, अमेजिंग। मतलब आरबीआई ने जो पॉलिसी दी, एग्रेसिव भी थी और प्रोग्रेसिव भी थी, दोनों थी। प्रोग्रेसिव इस लिहाज से कि समय से पहले, और एग्रेसिव इस लिहाज से कि उम्मीद से ज़्यादा। पहली बात, कोई इस साल की शुरुआत में ये सोच नहीं सकता था कि एक ही साल में 4 बार दरों में कटौती होगी, 1.25% ब्याज दरें घट जाएगी। तो उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, सीआरआर में भी 1% की कटौती, ये भी उम्मीद से ज़्यादा। उसके अलावा लीजिए, सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी और चाहिए रेट कट के बावजूद। ओएमओ 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर आरबीआई मार्केट से बॉन्ड खरीदता है, सिस्टम में पैसा डालता ताकि बैंकिंग सिस्टम में भरपूर लिक्विडिटी रहे। मतलब गवर्नर साहब से तो ऐसा किया है जो आदमी सोच नहीं सकता था, उससे ज़्यादा करके दे दिया। मतलब कोई बैंक, कोई इंस्टीट्यूशन सोचता नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। आप मतलब 1 जनवरी को सोचे और 31 दिसंबर को देखें, तो जो आरबीआई की गेम चेंजर एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव पॉलिसी रही है, कमाल की रही है। और मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर पॉलिसी के लेवल पर कोई है, लोग जीएसटी कट को मानते हैं, लोग 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स कट को मानते हैं, लेकिन मैं आरबीआई की इस पॉलिसी को मानता हूँ। इसलिए एक अलग ही लेवल का माहौल बनाया है मार्केट में। बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत सही कही। गेम चेंजर पॉलिसी और अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों ही यहाँ पर इनका रुख देखने को मिला। लेकिन सर, अब मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं एफआईआईज अभी भी असमंजस में दूरी बनाए हुए, लेकिन हमारे भारत की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, वो एक्चुअली में कैसी है? देखिए, पहली बार ऐसा दिख रहा है, आमतौर पर भारत में काफ़ी हद तक कंपनियों की कमाई ज़्यादा बेहतर दिखती थी इकोनॉमी की मजबूती के मुकाबले में, और अर्निंग सूरत के दम पर हमारे बाजार ज़्यादा दौड़ते थे। लेकिन पहली बार तो नहीं कहूँगा, लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा है कि मैक्रो फैक्टर्स ज़्यादा मजबूत है, इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत है, कंपनियाँ उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। क्योंकि 8.25% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ 1.5 साल की 6 तिमाहियों की सबसे ज़्यादा, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको।
रिटेल महंगाई दर 1% के नीचे 1% के आसपास 8 साल के लोएस्ट लेवल पर। वित्तीय घाटा 1.3% पर करीबन करीबन $12 बिलियन के आसपास। वित्त वर्ष 2025 में फिस्कल डेफिसिट 4.8% था, इसके लिए 4.4% है, हो सकता है उससे भी कम हो जाए फाइनल जब नंबर आए आपके सामने। जीएसटी कट जो हुआ उससे कंजम्पशन को बड़ा बूस्ट मिला, टैरिफ का जो टेरर था उससे निपटने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। सरकारी कैपेक्स सेकंड हाफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिल रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। रूरल डिमांड तो पहले से मजबूत थी, फिर इस जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट ने इसको बढ़ाया। अब धीमे धीमे शहरी डिमांड में भी सुधार होता दिख रहा है। सो आई थिंक मैक्रो फैक्टर पे यहाँ आप देखेंगे तो 2025 में कहीं कोई इकोनॉमी में आप ढूंढ के कमी नहीं निकाल सकती कि ये खराबी है। कोई ऐसे नहीं एसेट क्वालिटी ख़राब हो, एसेट क्वालिटी 8-10 साल के बेस्ट लेवल पे बैंकिंग सिस्टम में चल रही है। थोड़ा बहुत एमएफआई लोन्स पे वगैरह में, पर्सनल लोन पे जो स्ट्रेस था वो भी अब धीरे धीरे कम हो गया। सो आई थिंक इकोनॉमी मतलब आप टॉर्च लेके ढूंढेंगे कोई गलती नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था को तो लेकर 10 ऑन 10 है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको अब दिक्कत के तौर पर देखें या या भारतीय बाजारों की स्ट्रेंथ के तौर पर देखें सर, 2025 में आईपीओ मतलब भर भर के ऐसा लगा कि बाढ़ आ गई पूरे प्राइमरी मार्केट में। वो दोहा पूरा चरितार्थ किया है इस मार्केट ने कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एग्जैक्टली। अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो सबको लग रहा है पैसा मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है, लूट लो, जितना ले सकते ले लो। 365 आईपीओ आए इस साल, ठीक है, हर एक दिन का एक। हाँ, हर रोज हर दिन का एक, हर दिन का एक, बिल्कुल छुट्टी के दिन का भी ठीक है। करीबन करीबन 1,95,00,000 रुपए, 1.95 2 लाख करोड़ मान लीजिए राउंड फिगर में, 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए मार्केट से इन्होंने। 2 लाख करोड़, जो 7.7 लाख करोड़ आपको दिख रहे हैं ना खरीदारी के डोमेस्टिक फंड, सोचो 2 लाख करोड़ उधर भी गए। 2024 में 336 आईपीओ आए थे, करीबन करीबन 190 लाख करोड़ का यहाँ पर आपने पैसा उनको देखा था लेते हुए। घरेलू इन्वेस्टर्स ने जमकर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कहीं कोई दूर दूर तक कॉन्फिडेंस हिला नहीं है। वो भी आगे मैं और डिटेल में डेटा बताऊंगा आपको म्यूचुअल फंड के किस तरह के रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा म्यूचुअल फंड पे पूरा बरकरार रहा है। आईपीओ जबरदस्त आए, जमकर आए। टाटा कैपिटल 15,500 करोड़ रुपए के आईपीओ की साइज के साथ इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ था 2025 का। लेकिन इस साल बड़े आईपीओ के दोनों लिहाज से, नाम के लिहाज से भी और साइज के लिहाज से भी बड़े आईपीओ की भरमार रही। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल, इसका बड़ा आईपीओ था, मेरे ख्याल से 12,000 करोड़ के आसपास इसका था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स था, बड़ा आईपीओ, इसको रेस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला, वन ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स वाला आईपीओ का। ग्रो देखिए 10,000 करोड़ का आईपीओ और क्या दमदार लिस्टिंग हुई है। लेंसकार्ट, सब लोग भला बुरा कहते रहे, इशू भी ज़बरदस्त भरा और इशू के बाद स्टॉक चल भी पड़ा। मीशो, लोग क्वेश्चन उठाते रहे क्विक कॉमर्स वाली कंपनियों पर और इसने पैसा बना के दे दिया। सेम अर्बन कंपनी तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ रहा है इस साल का। और होता ही है कि जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ कर लेते हो तो आपको भरोसा थोड़ा और ज़्यादा होता दिखता है। ऐसे प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 10,500 करोड़ 600 करोड़ का आईपीओ, जो वैल्यूएशन उन्होंने किया है, कमाल का आईपीओ। तो मतलब अच्छी बात है कि ज़्यादातर बड़े आईपीओ में सबके पैसे बने। नहीं तो पहले ही होता था कि एलआईसी हो गया या हुंडई हो गया, आईपीओ में आपके बड़े आईपीओ आ गए मतलब पैसे नहीं बनेंगे। इस बार उल्टा हुआ है, लगभग सारे बड़े आईपीओ इशू प्राइस से बहुत अच्छी प्रीमियम पे लिस्ट हुए हैं। तो ये साल आईपीओ में पैसा बहुत निकला, लेकिन आईपीओ में अगर अलॉटमेंट मिले तो पैसा बना भी है। चलिए सर, हमने सेकेंडरी मार्केट की बात कर ली, हमने प्राइमरी मार्केट की बात कर ली, अब दूसरे एसेट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि धमाल तो हमने सोने चांदी में मचता हुआ देखा है सर। यहाँ ऐसा क्या हो गया इस साल? ओहो, वो वैसा था ना डायलॉग, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो हम लोग तेजी इक्विटी मार्केट में ढूंढ रहे थे, चांदी और सोने में सारी की सारी तेजी हुई। सही बात। सोना 70% से ज़्यादा, चांदी 145% से ज़्यादा तेज हो चुकी है। 31 दिसंबर तक ये आंकड़े बदल सकते हैं। सोने में तेजी की बड़ी वजह ये थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की लगातार तीसरे साल गोल्ड में तगड़ी तेजी होती हुई दिख रही है, तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। सबको, जब तक डॉलर कमज़ोर है, सबको सोना चाहिए, डॉलर के बजाय सोने को ज़्यादा सेफ मान रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल रही है, ट्रम्प साहब ने काफ़ी कोशिश की नोबेल प्राइज़ लेने की पीस के लिए, लेकिन ले ना पाए और टेंशन भी कम ना करा पाया। रशिया यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं, बाकी 2-4 जगह वो खुद ही बम गिरा देते हैं। अमेरिका में ब्याज दरें घटने से भी सोने के प्राइसेस को सपोर्ट है। रहा सवाल चांदी का, तो लगातार 5वें साल चांदी की सप्लाई में कमी है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है।
इंडस्ट्रियल मांग काफ़ी ज़्यादा है चांदी की, और इस वजह से चांदी में तेज़ी हो रही है। देखिए नई नई जगह जहाँ चांदी की मांग आ रही सोलर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और न जाने क्या क्या, ये सारी वो सेक्टर्स हैं जहाँ चांदी की तगड़ी डिमांड है, और नो वंडर चांदी इसी वजह से बड़ी तेजी में है। चलिए सर, सोने चांदी की तो बात हो गई, लेकिन हमें हमेशा डराने वाला कच्चा तेल इस बार ये डरा सहमा बैठा रहा। तेल निकल गया, कच्चे तेल का ब्रेंट क्रूड 17% घटा है। 2020 के बाद की सालाना सबसे बड़ी गिरावट है 5 साल की। दो वजह से घटा है, एक तो मांग कम होती हुई दिख रही है, दूसरा ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला भी लिया इस साल। बोले हम प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या बनाए रखेंगे। दूसरा एक और बड़ा कारण ये भी था कि रीन्यूएबल एनर्जी पर पूरी दुनिया में फोकस हो रहा है, जो थोड़ी क्लीन और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है। अच्छा, जियो पोलिटिकल टेंशन वैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है, लेकिन बाकी जगह थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, उससे भी थोड़ी सी उम्मीद और अब रशिया यूक्रेन भी हो जाएगा, इस उम्मीद से थोड़े से दाम घटे। बेसिकली क्रूड के फंडामेंटल्स कमज़ोर हो चुके हैं, और इसीलिए कच्चा तेल साल के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। इस साल के पहले दिन से हमने इस थीम को पकड़ा भी था। बिल्कुल। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जब डॉलर इंडेक्स कंट्रोल में था, कच्चा तेल गिर गया, तो रुपए के गिरने की वजह क्या थी इस साल? ये भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि अच्छा खासा गिरा, ऑलमोस्ट 4.5-5% की गिरावट देखो, आ गई। गिरने में कोई बड़ी बात नहीं नेहा जी, हम 4-5% सालाना दर से गिरते ही गिरते हैं, हर साल गिरता है, कोई पहली और आखिरी बार नहीं गिर रहे हैं। जी। लेकिन कब गिर रहे हैं और किस माहौल में गिर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़, इस साल रुपया 5% लुढ़का है, और एशिया में सबसे कमज़ोर करेंसी है। हम एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, और हम सबसे कमज़ोर करेंसी, यार ये बात कुछ हजम नहीं हजम हुई, नहीं हुई। वैसा वाला मामला है, वो तकलीफ होती है। दूसरा ये, डॉलर कमज़ोर है, उसके बावजूद हम कमज़ोर नहीं बढ़ पा रहे, उल्टा कमज़ोर हो रहे हैं, ये दूसरी बार हजम नहीं होती। इसकी वजह ये है टैरिफ। ओके। 50% टैरिफ जो हम पर लगाया ना, उसने कबाड़ा किया है सारा का सारा। टैरिफ से हुआ क्या, एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम हुए, तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो डॉलर कम आएंगे देश में, लेकिन आपके इंपोर्ट तो वैसे के वैसे हैं। आप सोना भी इंपोर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हो, कच्चा तेल भी कर रहे हो, तो वो तो आपको करने ही, तो डॉलर की डिमांड जस की तस है, बरकरार है। अच्छा, इस साल एफआई ने 3 लाख करोड़ की बिकवाली की, तो वो भी पैसा तो लेके जाएंगे ना, सही बात है। ऐसे रुपए में तो रखने से रहे। Correct। तो एफआईज की बिकवाली होती है तो उन्हें डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड इसलिए भी बड़ी, रुपया कमज़ोर हो गया। अच्छा, आमतौर पर हर देश में देखिए, जब भी ब्याज दरें घटेंगी तो उस देश की करेंसी कमज़ोर होगी। हमने ब्याज दरें जम के घटाई है 1.25%, कहीं न कहीं तो असर आएगा। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से कि दुनिया भर में डॉलर कमज़ोर होने के बावजूद हमें फ़ायदा मिला नहीं। अदरवाइज़ ये कारण नहीं होते, टैरिफ नहीं लगा होता, तो हमारे भी फ़ायदा हो जाता, Of मजबूत हो course। जाते। चलिए सर, आपने मुझे सारे फैक्टर्स इस पूरे साल के बता दिए, लेकिन अब हम प्रवेश कर रहे हैं साल 2026 में। कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स तो लेकर जाएंगे, तो सर मुझे ये बताइए कि 2025 की सबसे बड़ी लर्निंग, सबसे बड़े लेसन कौन से रहे? हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन ये है, जो मैं बता भी रहा था ना, कि लोग इक्विटी में रिटर्न ढूँढ रहे थे और सोने चांदी में बन गए, इतने बने जो कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था। इसका मतलब क्या है? पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कि- अगर आप एक ही एसेट क्लास में पैसा रखेंगे, तो फिर आप कभी भी दुखी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और दुखी होकर, फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप उसे बेच दें या ना खरीदें, तो फिर आपका रिटर्न गड़बड़ा सकता है। आमतौर पर इक्विटी में 4 साल से मज़े करने वाले लोगों को लगा है गोल्ड सिल्वर में क्या रखा है, सही बात और कई सालों से गोल्ड सिल्वर लेके बैठे लोगों ने गोल्ड सिल्वर बेच के इक्विटी में भी पैसा लगाया है। है। तो दोनों तरह के लोगों को समझ में आएगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हर एक एसेट क्लास का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, सभी एसेट क्लास होनी चाहिए। इतना जल्दी और इतना ज़्यादा पैसा बनेगा गोल्ड सिल्वर में किसी ने नहीं सोचा होगा। हिंदुस्तानी गृहिणियाँ जो ज़्यादा समझदार मानी जाती है गोल्ड सिल्वर के मामले में, उन्होंने भी नहीं सोचा था। नहीं तो पता चला आपके सारी प्रॉपर्टी और सारा बैंक बैलेंस खाली करवा के वो सोना चांदी खरीद ही लेती। कॉपर एक नया गोल्ड बन गया। कॉपर में जिस तरह की तेजी हुई है, चांदी के बराबर इतनी की इतनी तेजी कॉपर में होती हुई दिखी है, गजब की डिमांड कॉपर की इंडस्ट्रियल बनी है। तो पहला लेसन तो यही कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ एक एसेट क्लास अगर आप रखेंगे तो फंस जाएंगे। नंबर 2, आमतौर पर कच्चे तेल में तेजी के साथ दुनिया भर की इकोनॉमी मजबूत होती है, तेजी होती है। कच्चे तेल में मंदी के साथ सबको लगता है कि दुनिया में मंदी आ रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कच्चा तेल अलग डायरेक्शन में और दुनिया भर के मार्केट अलग डायरेक्शन में। अमेरिका हाइज पर हाइज बना रहा है, 50-50 बार S&P 500 हाई बना रहा है साल भर में। वैसा हाल है, एक बार दो बार नहीं, 50-50 बार, वो भी टैरिफ वगैरह के पूरे माहौल में। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कच्चा तेल अब वो निर्णायक फैक्टर नहीं रहा दुनिया भर के लिए मंदी और तेजी मापने के लिए। तीसरा बड़ा लेसन जो है, एफ की बिकवाली आप रोक सकते हैं, ऐसा नहीं रोक सकते।
एफआईएस की बिकवाली के सामने आप खड़ा हो जाए तो बाजार आपके घटेंगे, लेकिन एफआईएस की बिकवाली रोकने के लिए आपको दोगुना से ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली सेंटीमेंट भी खराब करती है और मार्केट तो करती है। तो 3 लाख करोड़ की बिकवाली के सामने हमने 7,70,000 करोड़ की खरीदारी की, तब जाके हम वापस पुराने हाइस पर आए, राइट। तो इसका मतलब क्लियर है कि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। चौथी एक और बड़ी लेसन्स जो है वो ये है कि देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स में कौन, बड़े खिलाड़ी मार्केट के कौन, प्रमोटर हो गए जो अपनी कंपनी को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते पहचानते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड थोड़ा वो बेहतर जानते हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, इन्होंने बाजार में जमकर पैसा उठाया है। इनको पता है कि जब बाजार में लिक्विडिटी हो तभी माल बिकेगा, जब लिक्विडिटी ना हो तब आप बेचने जाओगे तो रेट टूट जाएंगे, भाव टूट जाएंगे और अब बिकेगा नहीं। जब सामने से कोई लेने आए तो तुरंत दे दीजिए। तो इस साल इन्होंने जमकर पैसा उठाया है मार्केट से, ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स। कई सारे प्रोमोटर्स ने कई सालों से अपनी इक्विटी सहेज के रखी थी, बोला चलो 1-2% बेच के 200-500 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो क्यों ना लाइफ जी जाए, नया फ्लैट बड़ा खरीदा जाए, आलीशान ज़िंदगी जी जाए। इस बार सब प्रोमोटर्स ने किया ये वाला। एक और बड़ी सीख जो है, निफ्टी को फिर से लाइफ हाई पहुंचने में लगे 14 महीने। 26 सितंबर 2024 को लाइफ हाई बनाया था, वापस से एग्जैक्टली 14 महीनों के वनवास के बाद 25 नवंबर के आसपास आप पहुंच गए लाइफ हाई पर, राइट। 25 नवंबर को इस साल का लाइफ हाई बनाया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव। पहले पॉजिटिव की बात करता हूँ। लोगों को लगता है पैसे नहीं बने, लेकिन जो लोग एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे थे उनकी एनएवी अप्रैल से ही पॉजिटिव होना शुरू हो गई। उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा कि पुराने हमारे भाव वापस कब आएंगे। निफ्टी का 26,300 का लेवल आने में 14 महीने लगे, लेकिन इनके 6 महीने बाद ही अपने पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो गए। तो एसआईपी करने का ये फायदा है। दूसरा, लाइफ हाई होने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भाव अभी भी काफ़ी दूर है। हालांकि इस बीच मिड कैप इंडेक्स ने भी हाई बनाया है, लेकिन उसके बाद आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक चले ये ज़रूरी नहीं। तो एक बड़ा लेसन ये कि इंडेक्स वापस लाइफ हाई पर आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो शेयर उनके भाव भी वापस जल्दी आ जाए। वो हो सकता है अभी 30-40% नीचे हो, लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए प्रॉपरली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आपने फंड्स में पैसा डाला है तो आपके लिए ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, आपकी एनएवीज फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो गई। और आखिरी एक और लेसन जो है वो है कि इकोनॉमी की मजबूती बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई गलती निकाल के देखे। ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती टॉप क्लास, लाइफ पर हमें उसके बावजूद, यानी लोकल भी ठीक ग्लोबल भी ठीक, उसके बावजूद जरूरी नहीं कि आपके बाजार में तेजी हो। तेजी करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता। तो अगर पूरे इस साल की एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस भी छोड़िए, एक शब्द में मैं आपको पूरा साल सम अप करूं, बताइए। पेशेंस। इस साल मार्केट ने आपको सिखाया है पेशेंस। सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है, सब कुछ आपके फेवर में जा सकता है, कई चीज़ें अगेंस्ट भी जा सकती है, लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन, आपका पेशेंस, यही काम आएगा और इसी से पैसा बनेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। पेशेंस तो टेस्ट किया है इस मार्केट ने, लेकिन कुछ बड़े लेसन्स भी दिए हैं और वही हमने आपके लिए साल के अंत में सम अप करने का प्रयास किया, ताकि अगले साल के लिए आप इन लेसन्स के साथ तैयार हो और एक बेहतरीन मुनाफे वाली 2026 आपका इंतजार करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, इसी के साथ हम इस शो को रैप अप करेंगे। अनिल सर, थैंक यू सो मच। इतना एग्जॉस्टिव शो, इतनी बढ़िया रिसर्च, एनालिसिस और लेसन्स के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप भी ज़रूर हमें बताइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपको हमारी ये कोशिश, ये पेशकश कैसी लगी। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।